हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त RK सिंह। आज है संडे और बात करेंगे जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं आज के जीके के बारे में आपके लिए क्या खास है। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र यानी वीनस, और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध यानी कि मरकरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। रेटिना एक्चुअली काम कैसे करता है कि रेटिना पर लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जो बहुत सारे नर्व सेल्स यानी जो हमारे कोशिका के तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए सेल होते हैं उनसे जुड़ी होती है। तो वह इमेज जो बन रही होती है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को बताता है कि ये किस तरह की इमेज है। तो होता यह है एक्चुअली कि रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है जहाँ पे इमेज बनती है और हमारा ब्रेन उसे बताता है कि इमेज किस चीज़ की बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। ये कहता है कि DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। तो ये वॉटसन और क्रीक ने लगाया था। हुआ ये था कि 1953 में फ्रेंचन क्रिक और जेम्स वैटसन ने पहली बार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA को बताने की कोशिश की थी, और इसके लिए उन्हें 1962 यानी 1962 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो अगर ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो उसे डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिमल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसे ऑडियोमीटर या श्रवणमापी एक डिवाइस होता है उससे मापा जाता है। अगर मनुष्य की बात करें तो ह्यूमन ईयर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो सुनने की होती है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होती है। छोटे बच्चों की थोड़ी 15 हर्ज तक से शुरुआत होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके जो सुनने की जो क्षमता होती है वो 20,000 तक आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर बेसिकली होता यह है कि मधुमक्खी जो हम पालते हैं उससे हमें हनी के अलावा बी वैक्स, रॉयल जेली, बी वेनम इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और अगर बात करें मधुमक्खी पालन की इंडिया में, तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 वैरायटी ऐसी हैं जो मधुमक्खी पालन के लिए इस्तेमाल होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है आपका, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है। होता यह है कि जो कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का इस्तेमाल जो करते हैं, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। तो इस कारण क्या होता है कि पीछे चल रहे जितने भी वाहन होते हैं एक विस्तृत क्षेत्र का छोटा जो चित्र है हमें वहाँ पे दिखाई देने लगता है, और जो प्रतिबिंब है उसे देखने से हमें पता चल जाता है कि पीछे कितने जो है वाहन हमारे आ रहे हैं। तो इस वजह से इस दर्पण का हम उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करें तो ये 13 जनवरी 1970 को वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पर डेयरी फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया था। इसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने चलाया था, और 1998 तक इसके कारण इंडिया जो है अमेरिका से भी बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया था। इसमें आपको एक नाम और सुनने को मिलेगा, अमूल का। अमूल का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, क्योंकि वो पहले जो शुरुआती दौर में जब ये ऑपरेशन फ्लड चालू हुआ तब एक संस्थान अमूल ने भी साथ दिया था इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में। जब हम बात करते हैं श्वेत क्रांति या वाइट रेवोल्यूशन की, तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे ही जाना जाता है, और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे उनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप।
प्रश्न नंबर 8 है आपका, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो है गेहूं की फसल से। हुआ यह था, ग्रीन रेवोल्यूशन ने हरित क्रांति को लगभग 1960 से शुरू करने की कोशिश की गई थी। इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। इस समय में उपयोग किया गया था उन्नत बीजों का, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों का, अच्छे फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। बेसिक कारण क्या था कि पैदावार को बढ़ाना, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना, जो कि बहुत कम था। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने अग्रणी स्टेट के रूप में काम किया था और मेन फोकस जो था वो गेहूं की फसल पे था। इसलिए सबसे ज़्यादा तो बात होती है गेहूं की फसल की बात होती है, क्योंकि जो हमें गेहूं था वो बाहर देशों से मंगाना पड़ता था और बाहर देशों से जो गेहूं आता था वो काफ़ी घटिया क्वालिटी का होता था उस टाइम पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। होता यह है कि ताजे पानी की झीलों में बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल फीचर्स को, यानी कि वो पानी किस तरीके का है, उसमें किस तरह के जीव है, उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, इस सब फीचर को स्टडी करने के विज्ञान को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न बड़ा ही रोचक है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये लद्दाख का पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसे तिब्बत का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर के आसपास है। ये हिमालय में कुलन श्रृंखला तक फैला हुआ है। हिमालय से कुलन श्रृंखला तक फैला हुआ है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश, अब केंद्र शासित प्रदेश, पहले था राज्य, जम्मू कश्मीर में है। अगर बात करें विस्तृत पठार की, तो ये दक्कन का पठार भारत का सबसे विस्तृत पठार है और ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये थे आपके आज के जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।